हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वन शॉट वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है ना, वो इस वीडियो में धमाकेदार कवर करने वाला हूं। आपका ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनने वाला है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, बस वीडियो पूरा अंत तक देखना। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आप जो चाहो वो कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना। इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 100% आपको बेहतर समझा दूंगा, बस अच्छे से समझना। तो ध्यान देना, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे 2-3 मिनट, फिर उसके बाद हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि किसी भी टॉपिक को बिना रटाए उसके परिभाषा, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ ना तो आप आधे पे वीडियो छोड़ के चले जाना, ठीक है। फिर उसके बाद इसका वायरल डेरिवेशन जो होगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, उसे गजब टेक्निक से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होता है वो होगा। फिर अंत में आपको कुछ एमसीक्यू भी बता दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर में होगा क्या। देखो यहां पे बात हो रही है रासायनिक बलगत की। रासायनिक यानी कोई केमिकल है जो गति कर रहा है। काइनेटिक का मतलब गति होता है, यानी सोचो यहां पे किस चीज की बात होगी। जैसे मान लो ए नाम का कोई, ए और बी को मैंने मिलाया और अभिक्रिया हुआ, सी बन गया, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अभिक्रिया कितने समय में हुआ। अगर ये अभिक्रिया 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाए और एक और अभिक्रिया है, कोई कहे कि क्या कहते हैं 10 मिनट में कंप्लीट हुआ, तो तुम बोलोगे नहीं बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। यानी इस अभिक्रिया की स्पीड बहुत ज्यादा है। इस अभिक्रिया की स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी दर यानी वेग बहुत ज्यादा है। अभिक्रिया का वेग यानी बड़ी तेजी से अभिक्रिया हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पे कितनी स्पीड से अभिक्रिया हो रही है उसकी बातें होंगी, कितने समय में हो रही है उसकी बातें होंगी। समझ आई मेरी बातें। यानी कुल मिला के यहां अभिक्रिया की वेग की बात होने वाली है, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता होगा छोटे क्लासेस से ही कि अभिक्रिया 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है जो बहुत फास्ट अभिक्रिया होता है, बहुत तेजी से चुटकियों में रिएक्शन हो जाता है। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, जो साल, 1.5 साल, 2 दिन, 4 दिन, महीनों लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोयला को जानते होगे, कोयला बनने में कितना समय लग जाता है, वो भी तो अभिक्रिया के दौरान बनता है। अब कोयले से हीरे बनने में कितना समय लग जाता है, लगता है कि नहीं। एक लोहे पे जंग लगने में कितना समय लग जाता है, 1 दिन, 2 दिन, साल, महीना लग जाता है, लगता है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो महीने में, वर्ष में पूर्ण होती हैं, समझ रहे हो। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा दो, HCl और NaOH का अभिक्रिया करा दो, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। 10th में पढ़ा होगा। ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन हो जाता है, सेकेंडों में हो जाता है। ये अभिक्रिया क्या हो जाता है, जो सेकेंड या मिनट में, सेकेंड या मिनट में कंप्लीट हो जा रही है, वो बहुत ही तेज अभिक्रिया है। सेकेंडों में कंप्लीट हो जा रही है, मिनट भी नहीं, सेकेंडों में कंप्लीट हो जा रही है, समझ रहे हो। और कुछ अभिक्रिया जो महीने, दिन, वर्ष ले रहे हैं। और कुछ ऐसी भी अभिक्रिया होती है जो मध्यम अभिक्रिया, यानी जो मॉडरेट रिएक्शन होता है, जो मॉडरेट रिएक्शन होता है, जिसे मंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया, ठीक है। जो न तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, न तो बहुत ज्यादा स्लो होगा, समझ रहे हो। यानी ऐसी अभिक्रिया। अब देखो ना, जरा सोचो, अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो गया तो भी तुम इसको मेजरमेंट नहीं कर पाओगे कि कितनी तेजी से हुआ। इतना जल्दी हो गया, पलक झपकने से भी पहले हो गया। तो तुम्हारे पास ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है कि तुम जल्दी से मेजर कर पाओ कि कितनी जल्दी रिएक्शन हुआ है। यानी ये वाला रिएक्शन तुम इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, इतना फास्ट हो रहा है कि तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अब आती बारी बहुत धीमी अभिक्रिया। जरा सोच के देखो कि तुम लैब में बैठे हो धीमी अभिक्रिया को चेक करने के लिए कि अभिक्रिया कितनी स्पीड से हो रही है, तुम तो मर जाओगे भैया तब तक, क्योंकि अभिक्रिया महीने, साल में होता है। कई अभिक्रिया तो 10,000 साल लग जाते हैं, समझ रहे हो। ग्रेफाइट जानते हो, पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल की जो नोक होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट जो होता है उसको हीरा बनने में 10,000 से 20,000 साल लगता है। इस ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए, कहीं दबा दिया जाए, तो 10,000 साल बाद आकर के देखोगे ना, तो जो ग्रेफाइट है हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हीरा। इसमें ऐसी रिएक्शंस होंगी। अब इतने 1000 सालों तक तुम देखने के लिए तो बचोगे नहीं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये भी काम का नहीं है। तो इस चैप्टर में हम किस तरह की अभिक्रिया के ऊपर बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मंद अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, अंग्रेजी में मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। किस रिएक्शन के बारे में, मॉडरेट। न तो बहुत धीमी होती है, न तो बहुत तेज होती है, इसे आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। अब बताओ, समझ आया, यहां तक क्लियर हुआ, मजा आया। कोई भी ऐसा लगा कि आपको डिस्कनेक्ट कर रहा है कोई टॉपिक, नहीं ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ध्यान से समझना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, बड़ी खास बात जान लो, बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं। एक तुम्हें बेसिक ऐसी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो, ये बात तो पता होगा
कि तीर के इस पर जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मान लो ए प्लस बी लिखा, तो इधर वाला क्या होगा, अभी कारक होता है, अंग्रेजी में रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और मान लो ए और बी मिलके कुछ बन गया, मान लेते हैं सी नाम का कोई उत्पाद बन गया, इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, प्रोडक्ट। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा, ए और बी मिलके सी बन गया, कुछ नया बन गया, तो जब यहां से यहां तक गया होगा तो कोई ना कोई स्पीड रही होगी कि कितने समय में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मानते हो कि नहीं। अगर मैं कहूं ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि अभिक्रिया अभी हुआ ही नहीं है, समय टी जो है वो 0 है, मान लेते हैं कि अभिक्रिया हुआ ही नहीं है। अगर अभिक्रिया हुआ ही नहीं है तो एक पागल इंसान जो होगा ना भाई, वो भी बता देगा कि जब अभिक्रिया हुआ ही नहीं है तो सी तो बनेगा नहीं, सी तो बनेगा ही नहीं। जब सी बनेगा ही नहीं तो सी क्या होगा, 0 होगा। सी की सांद्रता क्या होगी, 0। अब सांद्रता क्या होगा बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। सी 0 होगा और ये जितना होगा ये 100% होगा, 100% इसकी सांद्रता होगी, यानी पूरी की पूरी बची हुई होगी, थोड़ा सा भी खर्च नहीं हुआ, थोड़ा सा भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है, समय 0 है। अब किसी ने कहा कि मान लो समय t बराबर 2 सेकेंड बाद, कितना, 2 सेकेंड बाद ये सी जो है 20% बन गया। कितना बन गया, 20% बन गया। तो जो एकदम पागल होगा वो भी बता देगा, अरे यार नहीं बना था तो 100% ये लोग थे, और जब उधर 20% बना तो ये बना कहां से, ये बना कहां से, ए और बी मिलके ही तो बना, ए और बी मिलके ही तो बना है। तो 20% अगर बना तो इधर बचा कितना, 80% बचा, हाँ या ना, 80% बचा। अब ये 80% बचा कैसे, 80% बचा कैसे, तो तुम कहोगे 100 में से आपने 20 को घटाया होगा, इसीलिए 80% बचा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पे बड़ी खास बात देखो, जब अभिक्रिया हो रही है तो यहां पे कुछ बन रहा है, यहां कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है, 20%, कुछ समय बाद हो सकता है 40% हो जाए, 50% हो जाए, और यहां पे घटता जाए। तो एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ घट रहा है। क्या घट रहा है और क्या बढ़ रहा है, अभिकारक की तरफ सांद्रता घटती जाती है समय के साथ साथ, और उत्पाद की तरफ की सांद्रता इस समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। इन सब का प्रॉपर नोट्स मेरे एप्लीकेशन ऐप पे मिल जाएगा, चिंता मत करना। टॉपर नोट्स मैंने फ्री कर दिया, जाके देख लेना, ठीक है। जिस तरह समझा रहा हूं उसी टेक्निक से मैंने वहां पे टॉपर नोट्स डिजाइन किया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब कहोगे सांद्रता का मतलब तो नहीं बता दीजिए सर। अब बात कर लेते हैं सांद्रता का मतलब क्या। सांद्रता का मतलब होता है दोस्त मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट इसकी मात्रा कितनी है, 100% है, ठीक है, और इसकी मात्रा 0 है। तो जैसे जैसे सी बनेगा तो सी बन कहां से रहा है, ए और बी नष्ट होता जाएगा और सी बनता जाएगा, ए और बी नष्ट होता जाएगा, सी बनता जाएगा। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। अब सांद्रता को लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझा। सांद्रता क्या होता है, सांद्रता जो होता है इसका जो मात्रक होता है, मात्रक ये होता है मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर, काम देगा आगे, याद रखना। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। और सांद्रता को याद रखना कैपिटल ब्रैकेट से इंडिकेट किया जाता है। अगर कहीं भी कैपिटल ब्रैकेट इस तरह लगा हुआ मिल जाए, क्लोज ब्रैकेट, तो समझ लेना सांद्रता की बात कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो एक सवाल मैं करता हूं कि अभी यहां पे मैं संख्या यूज करके तुम्हें इंडिकेट किया हूं कि नहीं। अगर यहां संख्या यूज ना करता, यहां ऐसे लिख देता तो क्या कोई दिक्कत होता क्या। अगर मैं इसे ऐसे लिख देता कि ए नाम का कोई पदार्थ है और कुछ समय बाद पी बन जाता है, क्या बन जाता है, पी यानी उत्पाद। तो किसी ने कहा कि जब समय टी 0 होगा तो आपका उत्पाद कितना बना होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बना होगा। जब समय 0 होगा तो उत्पाद बना नहीं होगा। और यहां पे कितना बचा होगा, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभ में कितना बचा होगा, यहां 100% बचा होगा। उस 100% को, इस 100% को हम चाहे तो एक इंडिकेटेड वैल्यू से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए लिखो, लिख दिए, और यहां लगा दो नोड। क्या लगा दो, नोड। अगर नोड लगाओगे तो नोड बताना चाह रहा है कि तुम्हारा अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ है। समझे, इसे समझो। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया करेंगे तो बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, तुम खुद देखना, ठीक है। अब मान लो किसी ने कहा कि समय t बराबर t1 पर, मान लीजिए t1 समय बाद मैंने देखा कि जो p था वो p कितना बन गया था, मान लो x बन गया। p
पी कितना बन गया, एक्स बन गया, फार्मूले के तौर पे लिख रहा हूं। जैसे वहां 20% बन गया था तो मान लेते हैं x% बन गया, ठीक है, x बन गया। तो यहां अगर x बना है तो यहां कितना घटेगा, ए नोड में से कितना कम हो जाएगा, x कम हो जाएगा, हाँ या ना। अगर 20 बना होता तो 20 में 100 में से 20 घटाता कि नहीं। उसी तरह थीम देखो, थीम समझो, समझदार को इशारा काफी होता है। यहां तक समझ आया या नहीं। अब ये जो बना ये तुम्हारा क्या होता है, ध्यान से समझो। अभिकारक में कमी हुई है सांद्रता में, और इधर सांद्रता में वृद्धि हुई है। ये बात ध्यान रहेगा, क्लियर हुआ। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं बड़ा ध्यान से, बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करना, बड़ी ध्यान से कोशिश करना समझने की, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अभिक्रिया के वेग के बारे में समझाने जा रहा हूं, और वेग देखना कितना इजी तरीके से समझ में आएगा आपको। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यहां तक समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभी जो बेसिक बताया हो ना, बेसिक बहुत काम आएगा, ठीक ना। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन होता है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, यहां पे देखो, समय के साथ साथ सांद्रता में क्या हो रहा है, यहां कम हो रहा है और यहां ज्यादा हो रहा है। तो कहोगे ना इन दोनों में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है सांद्रता में, इधर कम होता जा रहा है, इधर बढ़ता जा रहा है। तो क्या बोलोगे, सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। ध्यान से समझना, सांद्रता में क्या आ रहा है, परिवर्तन। अब यहाँ पे देखो परिभाषा वही लिखा हुआ है, मैंने बोला ना परिभाषा रटाता ना, मैं सिखाता हूँ सीधे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ होने वाली परिवर्तन और उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ साथ होने वाली परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सेम है कि नहीं, समझे। लेकिन इसे फील कराता हूं, समझना ध्यान से। अब ध्यान देना, परिभाषा तो इजीली समझ आ गया, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित परिभाषा है। इसीलिए मेरी बात मानना, बेसिक में बहुत दम होता है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां तक समझ गए तो फार्मूला भी कितना इजी तरीके से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से अगर देखो, अगर मैं कोई भी चीज लिखूं, अगर मान लो ए नाम की चीजें लिखा और इधर बी नाम की चीजें बन रही है, ठीक है। ए क्या है, अभिकारक, और बी क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अगर मैंने कहा, प्रारंभ की बात कर रहा हूं, शुरू में प्रारंभ समय की अगर बात करूं तो उस समय अभिक्रिया शुरू होती ही नहीं है। समय टी समय पे अभिक्रिया क्या होती है, जीरो होती है। मान लेते हैं शुरू में अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो बी बनेगा क्या जी, नहीं ना, बी जीरो होगा उसकी सांद्रता। और यहां पे कितना होगा इसकी सांद्रता, 100% का मतलब ए नोड, 100% का मतलब ए नोड। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए लिख करके ऐसे नोड लगा सकते हो, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, कई कई बुक में ए की जगह पे आपको आर लिखा होगा, यहाँ पी लिखा होगा, तो यहाँ आर लिख के नोड लगा दोगे, कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी होता है, रटने वालों के लिए लगता है कि अरे यार आर तो था, ए था, ओ था, ठीक है। अब यहां तक हो जाने के बाद मैंने कहा कि मान लेते हैं T1 समय बाद इसने कितना बना लिया, x बना लिया, कितना बना लिया, x बना लिया। अगर इसने x बना लिया तो यहां बचा कितना, तब ए नोड माइनस एक्स बचा होगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब आपसे मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। किसी ने पूछा कि ए की सांद्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और इधर की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ए वाले की जो सांद्रता होता है, सांद्रता जिसे सी से लिखेंगे हम, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है समय के साथ साथ। और बी की जो सांद्रता है, सांद्रता सी, वो समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो सांद्रता में समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, सांद्रता में समय के साथ साथ क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो ये सांद्रता जो है, सांद्रता को किससे लिख रहे हैं, सी से लिख रहे हैं। और समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा है उसको, समय को अगर डिवाइड कर दिया जाए, यानी सांद्रता में परिवर्तन और समय का डिवाइड कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, वेग पता चल जाता है। अभी तो मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन मेरी आदत है नहीं डायरेक्ट लिखने की, मेरा आदत है प्रूफ करने की, तो प्रूफ करके दिखाता हूं। यहां पे ध्यान से देखो तो दो तरह से अभिक्रिया हो रही है, एक सांद्रता में कमी आ रही है समय के साथ साथ, और एक सांद्रता में वृद्धि हो रही है समय के साथ साथ, हाँ या ना। तो अगर ए की स्पीड देखी जाए, नष्ट होने की स्पीड कितनी है, यानी ए के नष्ट होने की दर देखी जाए, दर का मतलब होता है वेग, तो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे कि अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता को घटा दोगे। अंतिम सांद्रता कौन है, ये है, इसे बोलेंगे फाइनल कंसंट्रेशन, और इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसे लिख देते हैं, सी से कंसंट्रेशन, एफ से फाइनल,
C से कंसंट्रेशन, I से इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरू में। तो ये बात तो आपको पता होगा, परिवर्तन हमेशा कैसे निकाला जाता है, अंतिम में से शुरू वाले को घटाया जाता है, फाइनल में से अंतिम में से प्रारंभ को घटाया जाता है। तो अंतिम सांद्रता में से अगर प्रारंभिक सांद्रता को घटा दिया जाए, और नीचे क्या है टाइम, अंतिम टाइम में से, अंतिम टाइम में से कहां गया अंतिम टाइम, अंतिम टाइम क्या है T1 है, T1 में से किसको घटा दिया जाए, टी यानी जीरो को, किसको घटा दिया जाए, जीरो को। तो आपको क्या मिल जाएगा गुरु, आपको मिल जाएगा भैया ए के नष्ट होने की दर, यानी ए के नष्ट होने की सांद्रता, ए के नष्ट होने की वेग पता चल जाएगा। तो ए के नष्ट होने की जो वेग होगी, ध्यान से समझना। अब इसे फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी एफ को तुम क्या लिख सकते हो, ए नोड माइनस एक्स माइनस सी आई का क्या है, ए नोड है, और नीचे में क्या है T1 है, ए नोड से ए नोड कट गया, x आ गया, और यहाँ T1 आ गया, आया कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो x के आगे माइनस है, यहाँ लग जाएगा माइनस। अब आप कहोगे माइनस क्यों लग रहा है, माइनस चिन्ह ए बताता है कि नष्ट हो रही है सांद्रता, x का मतलब सांद्रता हो गई, ठीक है, x का मतलब सांद्रता। देखो T1 समय बाद सांद्रता में परिवर्तन इतना हुआ कि नहीं, T1 में कितना सांद्रता बना है, इतना बना है, समझे कि नहीं। तो इतना बना है, या फिर कह लो यहां से इतना निकला है, x निकला है, x निकला है, ये भी बोल सकते हो। तो x बटे T1 हो गया, T1 क्या हो गया, कितने समय में सांद्रता बदला है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब किसी ने कहा कि B के बनने की दर बताइए, B के बनने की दर, दर लिखूं तो समझ लेना वेग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब B के बनने की दर क्या होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पहले फाइनल कंसंट्रेशन, फिर इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर क्या होगा फाइनल टाइम, फिर इनिशियल टाइम, यही लिखोगे। तो अब यहां बी के हिसाब से देखो फाइनल कौन है, ये है ना फाइनल, सीधे में जाओ, बी के लिए फाइनल ये हुआ एक्स, तो इसको हटा के एक्स लिख दो, माइनस बी के लिए, इस बी के लिए प्रारंभ कौन हुआ, इस बी के लिए प्रारंभ ये हुआ, प्रारंभिक सांद्रता जीरो, प्रारंभ में सांद्रता कितनी थी बी की, जीरो थी। अब फाइनल टाइम कितना है T1 माइनस, और शुरू में टाइम कितना था, इनिशियल का मतलब प्रारंभ, आई लिखूं तो समझ लेना प्रारंभ, और अंत का मतलब होता है अंतिम, जब लिखूं तो समझ लेना फाइनल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा x बटा T1 आ जाएगा। अभी मैं सवाल कराऊंगा तब आपको फील होगा ये सारी चीजें, समझ आई मेरी बात है, यहां तक बताओ ईमानदारी से क्लियर हुआ या नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ a है तो a को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, dA बटा dt लिख सकते हो, समय के साथ a में, देखो t का मतलब समय और a के मतलब सांद्रता में परिवर्तन, तो समय के साथ a की सांद्रता में परिवर्तन। अब d क्यों लगाया है, d इसलिए लगाया हूं क्योंकि यहां पे सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, d लगता है तो सूक्ष्म परिवर्तन, समझ आ रही मेरी बातें। अब यहां पे किसी ने कहा कि यहां पे dB बटा dt है, तो यहां पे B के सांद्रता में परिवर्तन है समय के साथ, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बताओ ईमानदारी से इतनी सी बातें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई या नहीं, यहां तक क्लियर हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, एक चीज नहीं छोड़ूंगा। अब इस टॉपिक पे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल को देखो एकदम बच्चों जैसा लगेगा, सवाल कह रहा है कि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता इतनी है, शुरू में प्रारंभ बोलेगा तो समझ लेना रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब ये जीरो होगा, ठीक है। तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी थी, 0.5 मोल पर लीटर, क्या है यहाँ पे मोल पर लीटर, ये मोल है और ये पर लीटर, ठीक है। और समय तो जाहिर सी बात जीरो होगा प्रारंभ में। फिर आगे कहता है कि 10 मिनट बाद, कितना 10 मिनट बाद इसकी जो सांद्रता थी अभिकारक की, ये अभिकारक की जो सांद्रता थी अब वो कितनी रह गई, 0.2 रह गई, घट करके कितनी रह गई 0.2 रह गई, 10 मिनट बाद इतनी रह गई, ठीक है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया की दर की गणना कीजिए, इसे हटा दीजिए, ये अभी नहीं निकालेंगे हम लोग, आगे चल के निकालेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है क्या करिए, अभिकारक के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। अब अभिकारक क्या है आपका ए है, तो अभिकारक के जब आप सॉल्व करोगे तो ये बात तो आपको पता है, ये आपका प्रारंभिक कंसंट्रेशन होता है यानी CI, और ये आपका क्या होता है फाइनल कंसंट्रेशन होता है CF, क्लियर है। T1 आपका प्रारंभिक, T2 क्या है फाइनल। अब आप ध्यान से समझो, आपको निकालना क्या है, ए की दर निकालनी है, दर को कैसे लिखा जाएगा, dA बटा dt बराबर लिखोगे, अब क्या लिखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी
अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे फाइनल टाइम, या ऐसे लिख लो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब इसे कैलकुलेट कर दो, बताओ कितना इजी है क्वेश्चन। कोई भी चीज हार्ड नहीं होता है, बस अच्छे से सीखने की जरूरत है। अब इसका वैल्यू कितना है 0.2 माइनस इनिशियल कितना है 0.5, फाइनल टाइम कितना है 10 मिनट माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0 मिनट। इसे हल करोगे, यहां पे कर देता हूं या ऊपर कर दूं, ऊपर कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही इसे हल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा हल करने के बाद dA बटा dt बराबर, अब इसे हल करोगे तो -0.3 आ जाएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हो, समझे कि नहीं मेरी बात। और यहाँ कितना आ जाएगा 10 ही रहेगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, कितना रहेगा 10 रहेगा। तो dA बटे dt बराबर माइनस, अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो फिर बढ़ जाएगा, तो 3/100 हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा। अब इसे डेसिमल में अगर लाओगे आप तो 3 अंदर गया 100 बाहर गया। अब ये दशमलव लगाओगे, एक जीरो बढ़ेगा, अभी भी काम नहीं चलेगा, एक जीरो और बढ़ाओगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आ रहा है, ध्यान देना, माइनस में 0.03 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं। अब इसकी मात्रक की बात करूं तो देखो ऊपर में क्या होता है सांद्रता, ये क्या है एक तरह की सांद्रता परिवर्तन है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। अब लीटर के पावर 1 होता है, ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स, और नीचे क्या है बटे के नीचे टी क्या है टाइम, टाइम यानी मिनट, मिनट में दिया है ये चीज, तो मिनट को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां माइनस में आंसर क्यों आ रहा है आपको पता होगा, क्योंकि हम अभिकारक की दर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, अभिकारक के सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर निकाल रहे हैं, यही निकाल रहे हैं ना, अभिकारक के लुप्त होने की दर। और अभिकारक के लुप्त होने की दर जो हम निकाल रहे हैं, तो लुप्त हो रहा है तो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इसका निकालते तो पॉजिटिव में आंसर आता। अब बताओ जो कॉन्सेप्ट समझाया पूरा फील हुआ, कर पाओगे इस तरह का 100% आराम से कर पाओगे। तो हर टॉपिक पे मैं एक दो न्यूमेरिकल बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि तुरंत अगर कोई फार्मूला पता चलता है और उसी दौरान अगर न्यूमेरिकल कर लिया जाए तो फार्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल फार्मूला क्लियर होने के बाद उसका डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाता है। यही तो सबसे बड़ी खासियत है, समझ आई मेरी बातें। जब इतना आपका हो जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बच्चों जैसे लगने लगेंगे। कह रहा है कि प्रारंभ में इसकी सांद्रता इतनी थी, 5 मिनट बाद इसकी सांद्रता इतनी रह गई, तो अभिकारक के नष्ट होने की दर बता दो और उत्पाद के बनने की दर बता दो। तो कितना सिंपल है, कर पाओगे कि नहीं। तो मेरे तरफ से HW होगा, और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप जवाब दोगे कि इसका आंसर कितना आया है, मैं वेट करूंगा। समझ आई मेरी बातें। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां तक हम सीख लेते हैं, तो अब ध्यान से समझो, ये जो वेग की बात हो रही है ना, ये वेग जिसे हम लोग रेट कहते हैं या फिर दर कहते हैं, कितनी स्पीड से अभिक्रिया हो रही है, तो ध्यान से समझो, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है औसत वेग और एक होता है तात्क्षणिक वेग। औसत वेग को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। अब यहां पे इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको समझाता हूं बहुत इजी तरीके से। देखो कहने का मतलब है कि कोई बोले कि 5 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच में, 5 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच में, 5 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में, या फिर 5 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच में, या फिर 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच में अभिक्रिया की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है। तो जब 2 टाइमिंग की जिक्र हो रही है, बीच में टाइम का बहुत बड़ा गैप है, तो वहां औसत वेग काम करेगा। और टाइम का गैप बहुत क्षण भर का है, जैसे कोई बोले कि 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा, उसमें बताओ कितना चेंजेस आया है। तो इसे ग्राफ से समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। ठीक है। तो उसे तात्क्षणिक कहते हैं। तात्क्षणिक मतलब बहुत छोटे से समय में कितना परिवर्तन हुआ सांद्रता में, बहुत सूक्ष्म समय में परिवर्तन कितना हुआ सांद्रता में, तो उसे बोलते हैं तात्क्षणिक। अब छोटे के लिए, सूक्ष्म के लिए डी लगाया जाता है, मैं फिजिक्स में बता चुका हूं। तो इसकी सांद्रता को डी सी बटे
डी टी लिखोगे और औसत वाले में डेल्टा लगा दोगे, ठीक है, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। कैसे करना है सब कुछ बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो सबसे पहले इसे फील करने के लिए हम यहां पे पहले परिभाषा नहीं रटाएंगे, ठीक है, परिभाषा नहीं रटाएंगे, फार्मूला भी नहीं रटाएंगे। पहले हम आपको ग्राफ के दम पे समझाएंगे, क्योंकि ग्राफ इतना बेहतरीन समझा दूंगा कि आप कभी ऐसा सीखे नहीं होगे। ध्यान से समझो, एक ग्राफ है, एक सवाल मैं पूछूं उसका जवाब देना कि जब अभिक्रिया शुरू ना हुआ हो यानी टाइम 0 हो तो उस समय बताओ सांद्रता कितनी रहेगी, बहुत पीक पे रहेगी कि नहीं, 100%। मान लेते हैं ए पॉइंट 100% है, मान लेते हैं ये सांद्रता 100% वाली है, तो इसका मतलब अभिकारक इस पॉइंट पे होगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे सांद्रता बढ़ेगी या घटती जाएगी अभिकारक की। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ क्या होगी दोस्त, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता इस तरह से घटती जाएगी, हाँ या ना। देखो नीचे की ओर आ रही है ना, समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी। ये क्या है आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, क्या है अभिकारक। अब एक सवाल पूछता हूं, जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ होगा, जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ होगा तो उस समय प्रारंभ में यहां पे रहा होगा, हाँ या ना। प्रारंभ में कहां पे रहा होगा दोस्त, यहां पे रहा होगा, इस पॉइंट पे, हाँ या ना। अब जब इस पॉइंट पे रहा होगा तो जब अभिक्रिया जैसे जैसे अभिक्रिया शुरू हुई होगी तो जैसे जैसे कम हो रहा होगा वैसे वैसे उत्पाद बढ़ता जा रहा होगा कि नहीं, इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही होगी कि नहीं, हाँ या ना। एक ऐसा पोजीशन आया होगा जहां पे दोनों की सांद्रता बराबर हो गई होगी, 50-50%। जैसे उधर 50% बना होगा तो इधर 50% नष्ट हुआ होगा अभिकारक की तरफ। अब एक ग्राफ एकदम अच्छे से उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रोडक्ट है, अब मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अभिकारक को लेके चल रहे हैं, ठीक ना। मान लो किसी ने कहा कि 1 सेकेंड से लेके, या फिर कह लो कुछ भी ले लो, 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में कितनी चेंजेस हुई है सांद्रता में। तो देखते हैं, जब समय 4 सेकेंड था, जब समय कितना था 4 सेकेंड, तो उस समय सांद्रता कहां पे रही होगी, मैं आपको दिखा रहा हूं कलर चेंज करके थोड़ा सा, ठीक ना, ग्रीन में कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो समझो। जब 4 सेकेंड पे रहा होगा टाइम तो सांद्रता यहां पहुंच गई होगी, हाँ या ना। यानी 4 सेकेंड पे लाल वाला गिर करके किस पॉइंट पे आ चुका होगा, इस पॉइंट पे आ चुका होगा, यानी इसकी सांद्रता कहां पे होगी, इस पॉइंट पे, हाँ या ना। मान लेते हैं यहां पे सांद्रता, थोड़ी देर के लिए मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं यहां पे सांद्रता क्या है 0.5 है, ठीक है, मानने में क्या जाता है। और 2 सेकेंड वाले पे सांद्रता क्या होगी, 2 सेकेंड, यानी जब समय 2 सेकेंड था तो सांद्रता कहां पे थी, यहां पे थी, हाँ या ना में जवाब चाहिए। मान लेते हैं यहां की सांद्रता, मानने में क्या जाता है, नहीं, मान लेते हैं 0.9 था, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां से यहां के बीच में जो गैप है, यहां से यहां के बीच में जो गैप है मेरे दोस्त, यहां से यहां के बीच में जो गैप है, यहां पे अगर एक लाइन खींचा जाए, यहां पे अगर एक लाइन खींचा जाए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो देखो बीच में एक गैपिंग आ रही है, रेड वाले लाइन से क्या हो रही है, बीच में एक गैप आ रहा है। एक छोटा सा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करूंगा तो दिखाई देगा, यहां बना दूं मैं, देखो ये रेड वाला है और जो मैं लाइन खींचा हूं, जो मैं लाइन खींचा हूं येलो कलर से, वो ए वाला है, कुछ इस तरह से। तो यहां पे गैप आ रहा है, गैप का मतलब होता है जब भी गैप आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे एवरेज की बात हो रही है, समय बहुत बड़ा लिया गया है इसलिए गैप आ रहा है। क्या आ रहा है, समय बड़ा लिया गया है इसलिए गैप आ रहा है, समझो बात को। इसलिए यहां पे कौन सा वेग काम कर रहा है, औसत वेग काम कर रहा है। कौन सा वेग काम कर रहा है यहाँ पे, औसत वेग। यहाँ पे कौन सा वेग काम कर रहा है, वेग औसत वाला काम कर रहा है, ठीक है। और औसत वेग को क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी लिखेंगे। समझ आई मेरी बातें। अब आप ध्यान से समझो, किसी ने कहा कि नहीं 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 इतना बड़ा टाइम नहीं लेना है, छोटे से टाइम पे चेक करो, छोटे से टाइमिंग पे चेक करो आप। अब हम छोटे से टाइमिंग पे चेक करने जा रहे हैं, ध्यान देना। मान लो किसी ने कहा कि नहीं 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 ये जो आपका समय है ना, मान लो 4 सेकेंड, इस 4 सेकेंड नहीं कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो आपका 7 सेकेंड वाला टाइम है ना, ये जो आपका 7 सेकेंड वाला टाइम है, इस 60 सेकेंड पे चेक करिए कितना है, मैंने बोला इतना है। और 7 सेकेंड से थोड़ा सा, 7 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे चेक करिए,
कितनी सांद्रता में चेंजेस हुई है। तो थोड़े से टाइम पे चेंज करोगे, थोड़े से टाइम पे चेक करोगे तो सांद्रता बहुत छोटा सा परिवर्तन हुआ होगा और एक सीधी लाइन दिखेगी। और जब सीधी लाइन दिखेगी, सीधी लाइन दिखेगी तो उसे कहेंगे तात्क्षणिक वेग कहेंगे। और इसे किससे लिखा जाएगा? डेल्टा नहीं, डीसी बटा dt से। ठीक है, यहां तक समझ आई मेरी बातें। इसको आपको एक ओरिजिनल डायग्राम से मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप और अच्छे से फील कर सको। ठीक है, ये देखो आप, अब इस डायग्राम पे खुद ही आप देख लो, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इस डायग्राम को लेके आप समझ सकते हो। वैसे यही आपको बहुत ज्यादा समझ आ गया होगा। तो बहुत छोटा सा टाइम लिया जाएगा गैप, तो तात्क्षणिक, और बड़ा टाइम गैप लिया जाएगा, ज्यादा टाइम रहेगा गैपिंग, तो औसत। यहां तक समझ आया। अब यहां पे परिभाषा समझो। कह रहा है, तात्क्षणिक को ही पहले समझ लो। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित क्षण यानी बहुत क्षण भर में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और तात्क्षणिक वेग को कैसे लिखा जाता है? तात्क्षणिक वेग को आप लिख सकते हो, तात्क्षणिक वेग जो होता है, तात्क्षणिक वेग जो होता है उसे आप क्या लिख सकते हो? DCC का मतलब सांद्रता, और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक वेग का फार्मूला हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? और औसत की अगर बात करें तो यहां पे कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित समय अंतराल, क्षण भर में नहीं, निश्चित समय अंतराल का मतलब होता है जैसे कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में, या 2 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के बीच में, बहुत बड़ी गैप होगी समय का, तो औसत वेग हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? निश्चित समय अंतराल यानी डेल्टा टी में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होंगे उसे औसत वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? औसत वेग कहते हैं। यहां तक समझ आए मेरी बातें? यहां पे जो निश्चित समय अंतराल होता है, अंतराल का मतलब 2 समय के बीच में गैपिंग, 2 समय के बीच में जो गैपिंग होती है वो ज्यादा होती है, किसके मुकाबले? तात्क्षणिक के मुकाबले। इसलिए यहां पे औसत वेग जो होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के। समझे या नहीं समझे? बताओ, क्लियर हुआ? अभी दोनों चीजें क्लियर हो गई, ग्राफ भी क्लियर हो गया। अगर जब यहां तक बातें क्लियर हो गई, अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों, अब अभिक्रिया का जो वेग होगा उसे लिखने का तरीका सीखेंगे समीकरण के आधार पर। इस पर पक्का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप खुद देखना, अभी आपको दिखाऊंगा सन टाइप भी। ठीक ना? तो ध्यान से देखना, जैसे यहां पे ए दिया हुआ है, अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना हो, यानी अभिक्रिया के वेग रूप में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ध्यान से समझो, आराम से रिलैक्स होके। ए को तुम क्या लिखोगे? डी ए, मान लेते हैं तात्क्षणिक को लेके चल रहे हैं, डी ए बटा डी टी लिखोगे, हाँ या ना में जवाब। बी वाले को क्या लिखोगे? डी बी बटे डी टी। सी वाले को क्या लिखोगे? डी सी बटे डी टी। इतना कर पाओगे आराम से? बहुत सही, बहुत सही। अब ये बात जान लो कि तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों का रेट जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। अब यहां पे ध्यान से समझना कि अभिकारक वाला जो होगा वो नेगेटिव में लिखोगे और उत्पाद वाले को पॉजिटिव में लिखोगे। अब तुम इतना लिख के अगर छोड़ दिए तो आपका गलत हो जाएगा। इतना लिख के छोड़ने पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सामने में कोई नंबर दिया गया है तो उस नंबर का उपयोग करना जरूरी है दोस्त। अब आप कहोगे उस नंबर का उपयोग कैसे करेंगे? तो उस नंबर का उपयोग कैसे करोगे? ध्यान से समझो। डी ए बटा डी टी लिखा तुमने, बराबर डी बी बटा डी टी लिखा तुमने, बराबर डी सी बटा डी टी लिखा तुमने। लिखा कि नहीं? बिल्कुल लिखा। अब तुम्हें देखना होगा कि यहां पे क्या है? बी के बगल में 3 है, तो इस 3 को तुम 1/3 लिखोगे। यहां अगर यहां 5, सी के बगल में 5 है तो 5 को यहां पे क्या लिखोगे? 1/5 लिखोगे इनटू में। समझ आई मेरी बात है? और बाकी चिन्ह अपना लगा दो। यहां कोई नंबर नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस फॉर्मेट में जो मैंने लिखा है, इसको इस फॉर्मेट में जो लिखा है इस तरह से लिखने को ही सही माना जाता है। ये आपका सही है। समझे मेरी बात? आप कई सारा देख सकते हो। जैसे मान लो, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको दे दिया NH2 N2 3H2
2NH3 इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से समझना। N2 को क्या लिखोगे, D N2, चाहो तो इसे ऐसे डब्बा बना सकते हो, बताए थे ना अभिकारक की सांद्रता के लिए, ऐसे लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, DH2 DT, फिर क्या लिखोगे, NH3 D के साथ, फिर नीचे में DT, और सबको बराबर कर दोगे, कर लोगे। इतना छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इधर वाला अभिकारक होता है, माइनस लगा दो, और इसको उत्पाद समझ के चल रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको ऐसे तीर भी बना सकते हो, वैसे यहाँ पे रिवर्सिबल लगता है, ठीक ना। प्लस हो गया। अब बताओ यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ आगे 1/2, यहाँ 3 है अभिकारक की तरफ तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बताओ समझे या नहीं लिखने का तरीका, क्लियर हुआ। अब इस तरह से 2-3 मैं दे रहा हूं लिखने के लिए, आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे पहला मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क के तौर पे, मान लो 2A + B = 3C, इसको तुम्हें लिखना है। अगला लिखना है तुम्हें 2A + 3B + C = 7D। अगला लिखना है 3A 5D, ठीक है। इतना बस लिख लो, इतने में तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताओ यहां तक क्लियर है। अब यहां तक क्लियर है तो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, देखो ध्यान से। अब जो कॉन्सेप्ट समझा है उस कॉन्सेप्ट पे देखो, इसी तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कह देगा कि एक समीकरण है इस तरह से अभिक्रिया, और कहेगा किसी का वैल्यू दे देगा, ठीक ना। जैसे दे दिया A के लुप्त होने की दर खुद ही दे दिया, A के लुप्त होने की दर खुद दे दिया, और कह रहा है B के लुप्त होने की दर और C के बनने की दर बताओ कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसी पे अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाओगे तो ये देखो, इस वैरायटी पे 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, चारों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी बगल में है, मिला भी सकते हो, सही है या गलत, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे दोस्त, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, कि जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, A के विलुप्त होने की दर दी गई है कितनी, 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है B के विलुप्त होने की दर कितनी है, ये पूछ रहा है, कॉमा C के बनने की दर कितनी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। 2 चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। तो आपको पता है कि रूल क्या कहता है कि पहले इनको हम बराबर दिखा देंगे, यानी dA/dt बराबर दिखाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, dB/dt लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर में क्या लिखेंगे, dC/dt। अब यहां 2 है तो क्या हो जाएगा, इंटू में 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव और ये निगेटिव। आप अंत में भी चिन्ह लगा सकते हो हल करते दौरान, ठीक है। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखो आपको पहले निकालना क्या है, पहले सोचना पड़ेगा। आपको निकालना है इसका वैल्यू, निकालना है कि नहीं, इसका वैल्यू B के नष्ट होने की दर निकालना है। तो B के नष्ट होने की दर कितनी है, इतनी के बराबर है ना, तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। तो इसको और इसको अगर आमने सामने, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको और इसको अगर बराबर में ले ले तो dB के बराबर में, पहले को सॉल्व करने के लिए इसके बराबर में अगर हम इसको ले लें तो क्या कोई दिक्कत है किसी को, क्या कोई ऐतराज है, कहोगे नहीं सर बराबर है, ले सकते हैं आप। अगर मैं ले सकता हूं तो dB/dt लिख सकता हूं, हल करते दौरान चिन्ह नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक ना। अब इस पूरे का वैल्यू हमें गिवन है, तो क्यों ना हम इस पूरे को हटा के लिख दें 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप ध्यान से देखो तो कितने आसान तरीके से आपका पहले का आंसर आ गया, यानी B के नष्ट होने की दर इतनी है। अब आप जानते हो कि नष्ट होने की दर को निगेटिव से लिखा जाता है, तो यहां आप माइनस लगा भी सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो तो दूसरे में क्या है, C के बनने की दर निकालनी है। दूसरे में क्या निकालना है आपको, C के बनने की दर ज्ञात करनी है। तो बनने की दर क्या लिखा जाएगा, dC/dt, यही लिखा जाता है। तो अभी ये वाला निकालना है, तो इसको किसके कंपैरिजन में करो, इसको इसके बराबर ले लो या फिर इसको इसके बराबर ले लो, तीनों एक दूसरे के बराबर है। इसका वैल्यू पहले से दिया था, ये वाला ताजा ताजा पता चल गया, तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो आप इसको और इसको ही ले लो एक दूसरे के बराबर, यानी 1/2 बराबर, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, dA/dt के।
तो 1/2 डी बटा डी टी लिखोगे, और इस पूरे को हटा के 1 गुणे 10 घाते -2 लिखोगे। अब 2 डिवाइड के नीचे है तो उधर जाएगा, तो ऐसे तिरछा गुणा हो जाता है, तिरछा, तो 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, डी बटा डी टी, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 घाते -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो। क्या क्लियरली समझ आया या नहीं यहाँ तक? क्या ये वैल्यू कैसे निकाला जा रहा है एकदम अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? अब बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन पे दबदबा मचा पाओगे कि नहीं? बताया ना कि मेरे वन शॉट वीडियो में पूरा डिटेल, पूरी डीपली बताऊंगा, भागा भागा के कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर मेरे एप्लीकेशन ऐप लॉन्चिंग को नहीं देखे हो तो जाके ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे विजय सर 24 डालोगे तो ऐप आ जाएगा। मेरे चैनल का जो लोगो है ना, वही लोगो वहां ऐप पे दिखेगा। वहां ऐप लॉन्चिंग की खुशी में मैंने क्या किया, टॉपर नोट्स पूरा फ्री कर दिया है, तो जाके तुरंत डाउनलोड करो। इतना सटीक टॉपर नोट्स है, इतना बेहतर टॉपर नोट्स है कि आप देख के दंग रह जाओगे। समझ रहे हो ना? उनसे भी तगड़ा जो बेच रहे हैं पैसे में, उनसे भी तगड़ा नोट्स है वो, आप देखो तो जाके। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड आपको यहां पे कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसे आप ट्राई करोगे। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इजीली कर लोगे। कहीं डाउट होगा तो आप मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है वेग स्थिरांक। अब क्या होता है वेग स्थिरांक? किसे कहते हैं वेग स्थिरांक? यानी रेट कांस्टेंट होता क्या है? अब आप यहां पे देखो, वेग स्थिरांक होता क्या है कि देखो, कोई भी जब हम रिएक्शन लिखते हैं, मान लो सपोज दैट क्या लिख लिया जाए, ए लिख लेते हैं और यहाँ बी लिख लेते हैं। अब मान लेते हैं सी बना है, या मान लेते हैं सी प्लस डी, कुछ भी बना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही आगे में कुछ नंबर होता है, तो नंबर हम मान लेते हैं अपने मन से, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसको वाई मान लेते हैं कि आगे में एक्स और वाई नाम का कोई नंबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और जेड इंटू सी बना हुआ है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये वेग स्थिरांक क्या कहना चाह रहा है? वेग स्थिरांक कहता है कि जो तुम्हारी अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो समानुपाती होता है इन अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के। अभिकारक कौन है? ए, ठीक है, और अभिकारक कौन है? बी। इनकी सांद्रता, ए की सांद्रता, देखो डब्बा का मतलब सांद्रता होता है, बताया था ना, बड़ा वाला डब्बा लग जाए तो समझ लो सांद्रता है। तो ए की सांद्रता, बी की सांद्रता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और यहां जो आगे नंबर दिया है उसे तुम पावर में लिख दोगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पावर में लिख दोगे। अब कह रहा है कि वेग इसकी अभिकारक की सांद्रताओं के वेग के बराबर होता है। अब ये भी सांद्रता परिवर्तन, ये भी सांद्रता परिवर्तन है, तो क्यों ना हम इसे वेग प्रोपोर्शनल ब्रैकेट के अंदर हम सांद्रता ही लिख दें, सांद्रता परिवर्तन, और ऊपर में क्या लिख दे, एक्स प्लस वाई। क्लियर है? यहां तक एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना। जैसे जैसे सांद्रता में परिवर्तन होगा वैसे वैसे वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, सांद्रता घटाओगे तो वेग घटेगा। समझ आई मेरी बातें? अब इसे थोड़ा सा अगर आगे कर दिया जाए तो देखो यहां से कितनी बड़ी बड़ी चीजें सीखने वाले हो तुम। वेग जब लिखोगे, वेग, और इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे, बराबर में लाओगे, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को के कहेंगे। क्या कहेंगे? के, और अंदर में क्या है आपका, सांद्रता परिवर्तन, पावर में क्या है, एक्स प्लस वाई। अब बताइए यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अगर यहां तक दोस्तों क्लियर है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? ये जो आपका के है, बिकॉज करके लिख देता हूं, बिकॉज ये जो के है इसी को बोला जाता है वेग स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? वेग स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? वेग स्थिरांक। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तब एक छोटा सा काम करता हूं, ध्यान से समझना। अब ये वेग स्थिरांक किसका तुम लिखना चाहते हो? इधर वाले का लिखा हूं, अभिकारक। अभिकारक को अगर हम इस पूरे को एक नाम दे दे आर, रिएक्टेंट, और इस पूरे को नाम दे दे प्रोडक्ट, तो इस वेग को मैं हटा के क्या लिख सकता हूं, डी आर बटे डी टी लिख सकता हूं कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। लिखा जा सकता है? पक्की बात मानो कि लिखा जा सकता है? ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी नहीं लिखना चाहते तो अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक ना, इतना ही पे रहने दो, वेग बराबर के। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक और चीज बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। यहां पे जो आपका ऊपर में पावर एक्स और वाई दिख रहा है, ये जो एक्स और वाई दिख रहा है, एक्स प्लस वाई जो दिख रहा है, उसे आप बराबर में यन भी लिख सकते हो, और इसी को बोला जाता है अभी क्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि अभी अलग हेडिंग डाल के एकदम प्रॉपर समझाऊंगा, अभी हल्का सा हिंट ले लो। अब एक और बात जान लो,
कि ये जो यन है अभिक्रिया की कोटि, कभी कभी इनको जोड़ने पे यन के बराबर आता भी है, कभी नहीं भी आता है। ठीक है, अब कब आएगा कब नहीं आएगा दोनों बात बताऊंगा अभिक्रिया की कोटि के समझाते समय। अभी थोड़ी देर के लिए बस फील करो, महसूस करो कि हाँ पावर में होता है, उसको जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एकदम डनाडन। अगर यहां तक एकदम डनाडन है तो वेग बराबर के लिखोगे, सांद्रता लिखोगे, अब पावर में अब x प्लस वाई को n लिख सकते हो। x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो बताओ भैया? n लिख सकते हो या नहीं? ईमानदारी से बताओ। n लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे मैं जो बोल रहा हूं उसे बड़ी गहराई से, बड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ध्यान से समझना। अगर मैं भैया, अगर मैं इसको वेग को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? जैसा मैंने बताया ना, डी आर बटे डी टी लिख सकते हो, माइनस लगा सकते हो, माइनस अभी क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है ना, हाँ क्योंकि अभिकारक की बात हो रही तो माइनस लगा सकते हो, उत्पाद की बात होता तो प्लस लगाते। यहाँ के हो गया, ठीक है कोई दिक्कत, और यहाँ हो गया आपका सांद्रता। ठीक है, अब पावर यन हो गया। अब इसको अगर मात्रक के पदों में लिखा जाए, इसका अगर मात्रक लिखा जाए तो ध्यान से देखना ना, मात्रक लिखने से क्या होगा? तुम अभिक्रिया की कोटि बता सकते हो। मात्रक लिखने से क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि बता सकते हो। मात्रक लिखने पे क्या बता सकते हो? अभिक्रिया की कोटि बता सकते हो। तो अभिक्रिया की जो कोटि अभी सिखाऊंगा उसमें इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कैसे? ध्यान से समझना। मान लो ध्यान से समझना, मैं जो कह रहा हूं बड़ा गहराई से, बड़ा ध्यान से समझना कि ये जो आया है इतने को एकदम दिमाग में रखे रहो। पहले यहां तक समझ आया? अब इसी को परिभाषित जो किया गया है इसको अभी हम यूज करेंगे अभी अभिक्रिया कोटि में, याद रखना। ठीक है, पहले अभिक्रिया कोटि क्या होता है बता लो। तो वेग स्थिरांक, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, समझ लेना थोड़ा। ये जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक अच्छे से समझ में आया आपको? वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया में वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण, सांद्रण मतलब सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो वेग होता है इन दोनों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ है मेरी बातें? यानी सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, सांद्रता घटेगा तो वेग भी घटेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे एक फार्मूला निकाला और हमारा पूरा फोकस किस पे था? हमारा पूरा फोकस के पे था। किस पे था? के पे। और के को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं। अब एक नोटिस पॉइंट याद रखना कि नोटिस पॉइंट यह है कि इस वेग स्थिरांक की मदद से हम अभिक्रिया की कोटि का मात्रक पता लगा सकते हैं। वेग स्थिरांक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया की कोटि का मात्रक पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया की कोटि समझते हैं, फिर अभिक्रिया की कोटि का मात्रक निकाला कैसे जाता है। ठीक है, फिर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या होता है वो बताऊंगा। फिर जब यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इन सारे टॉपिक पे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद हमारा आखिरी टॉपिक बचेगा सक्रिय अणु ऊर्जा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। फिर तब जाकर के हमारा ये चैप्टर पूरा क्लोज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको वेग स्थिरांक क्या होता है ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, जिसे के से इंडिकेट करता है, यन क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होता है। ठीक है, जिसे हम x प्लस वाई लिखे हैं, x प्लस वाई बराबर यन। और मैंने बोला कि यन का जो मान होता है याद रखिएगा ये प्रायोगिक मान पर निर्भर करता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर। थ्योरेटिकल वैल्यू कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अभी मैं जो बोल रहा हूं ये सही साबित करने के लिए, आपको और अच्छे समझाने के लिए यहां पे ले चलता हूं अभिक्रिया की कोटि पे। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए दो केस समझना होगा आपको। अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए आपको दो केसेस को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। अब ये दो केसेस क्या है ध्यान से समझिए। मान लीजिए ए नाम का और बी नाम का कोई आपने रिएक्शन कराया, ठीक है, और यहाँ पे सी बन गया, समझिए बात को। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ए के आगे, सपोज दैट मान लीजिए ए के आगे आपके पास क्या है? एक्स है, और बी के आगे क्या है? वाई है। ठीक है, अब आपने इसमें अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहा। क्या निकालना चाहा? अभिक्रिया की कोटि। तो फार्मूला क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं अभिक्रिया कोटि के लिए। वेग बराबर क्या होता है? के, अंदर में क्या होता है?
सांद्रता, अब पावर में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके बराबर है, n के, और n को क्या बोल रहे हैं, अभी क्रिया की कोटि बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन प्रायोगिक मान के। ये हर बार यहां से अगर आप तुम वैल्यू उठा लेते हो, यहां से वैल्यू उठा के जोड़ देते हो और तुम बोल दो कि हाँ यहाँ पे अगर मान लो सपोज दैट 2 है, यहाँ पे मान लो सपोज दैट 1 है, अब यहाँ 2 और 1 जोड़ दिया कितना हो गया, 3 हो गया। अब तुमने बोला तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, या फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, तुमने बोल दिया 1 और 1 जोड़ के 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये हर बार सही होगा ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, आणविकता के आधार पर देखो तो सही है, लेकिन कोटि के आधार पर देखा जाए तो कोटि के आधार पर ये प्रायोगिक मान को चुनता है। यानी तुम ये कह सकते हो कि ये जो यन है, यन जो है वो क्या है, x प्लस वाई के बराबर हो भी सकता है और n का मान x प्लस वाई के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो हम जब जान रहे हैं कि ये कभी बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बराबर हमेशा किस में होगा, यानी हमें सही वैल्यू किस में मिलेगा, थ्योरेटिकल में और नॉर्मली थ्योरी बेस पे, या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा वो मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलता है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ही सही माना जाता है, इसलिए हम प्रायोगिक मान लेते हैं कोटि निकालने के लिए। कैसा मान लेते हैं, प्रायोगिक मान लेते हैं। कैसा लेते हैं, प्रायोगिक मान यूज करते हैं। समझ आए मेरी बातें, मान यूज करते हैं, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब आप कहोगे सर इतना सारा न्यूमेरिकल जब देगा हमें तो क्या हम अब जाएंगे लैब में प्रयोग करने, नहीं, वो आपको जब वैल्यू देगा तो खुद प्रायोगिक मान देगा, वो खुद प्रायोगिक मान देगा। आप नॉर्मली जोड़ सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे किसी ने कहा कि आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कोटि की गणना कीजिए। अब पहला सवाल मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, वेग बराबर k a के पावर 1 और b के पावर 1। अब किसी ने पूछा बताओ इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो तुम आंसर में क्या लिखोगे, क्योंकि मैंने बता दिया जो भी बुक में दिया रहता है वो ज्यादातर प्रायोगिक मान ही दिया रहता है, तो तुम नॉर्मली हल कर सकते हो। तो लिखोगे अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, द्वितीय कोटि की। अगर मान लो एक क्वेश्चन और दे दिया, मान लो वेग बराबर दे दिया k a के पावर में दे दिया 1/2, b के पावर में दे दिया 1/2। अब इसमें अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है तो कितना होगा, तो इसकी जो कोटि होगी जब इसका आंसर लिखोगे तो इसके अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हाफ जुड़ के कितना हो जाएगा 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। हो सकता है आपको ऐसे दे दे। तीसरा क्वेश्चन, वेग बराबर दे दिया k a के पावर में दे दिया 1/2, b के पावर में दे दिया -1/2। अब बताओ कोटि कितना होगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो कोटि कितना होगा, सीधे सीधे हो जाएगा 1/2 प्लस -1/2। अब सेम सेम है, कट जाएगा, 1/2 प्लस में और 1/2 माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0, यानी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। समझ आया, ये जो वेग स्थिरांक दिया है नियम का, वेग नियम का फार्मूला, इसमें जो पावर है उससे क्या पता चल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का दिया हुआ है ये फार्मूला। अब समझ आई मेरी बातें, तो कैसे अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है, समझ आया, क्लियर हुआ। अब परिभाषा पढ़ो, तो परिभाषा में देखो प्रायोगिक मान को ही ये तवज्जो दिया गया है। ध्यान से देखो, रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होता है वो अभिक्रिया के वेग व्यंजक, ये जो अभिक्रिया का वेग व्यंजक है ना, ये वाला, ये जो व्यंजक लिखा गया है, वेग व्यंजक के सांद्रताओं के घातों के योग, सांद्रता ये है, सांद्रता की घात कौन है, x प्लस वाई, x प्लस वाई यानी x और y का योग, योग मतलब जोड़ना, प्लस कर दिया यहाँ पे,
योग के बराबर होता है। और यह जो मान है किस पे निर्भर करता है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। ये जो मान यहां रखी जाती है वो प्रायोगिक मान होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है। समझ आई मेरी बात है, सिद्धांतिक नहीं होता है। और याद रखना जो अभिक्रिया की कोटि का जो मान होता है वो शून्य भी हो सकता है, देखो जीरो आया था ना आंसर, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्णांक यानी कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक मतलब 1/2, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, 3/2, इस तरह की अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन निगेटिव में नहीं आएगी। निगेटिव में आंसर कभी नहीं आता है। अब बताओ समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? तो अब तुम्हें अभिक्रिया की कोटि भी क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि मैंने बोला था कि इसके थोड़ा पीछे चलेंगे तो इसकी मदद से हम शून्य कोटि के अभिक्रिया का अगर मात्रक पूछे या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछे वेग स्थिरांक का, तो कैसे निकालोगे, किस तरह निकाला जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको। देखो हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, मात्रक दिखाता हूं निकाल के तुम लोग को। यही है हमारा, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, चलेगा यहां पे? ठीक है, ऊपर हो जाए भाई, यहां लिख रहे हैं, ठीक ना? ध्यान से समझने की कोशिश करना, या फिर अलग पेज में ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है, हम लोग अलग पेज में ले लेते हैं। तो हमारा वेग बराबर क्या है, रेट कांस्टेंट सांद्रता पावर n, यही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेग को क्या लिख सकते हो, वेग को लिख सकते हो dr बटा dt बराबर के, और ये हो गया सांद्रता पावर n। अब r क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, प्रारंभिक सांद्रता में परिवर्तन, यानी ऊपर में तुम क्या लिख सकते हो, सांद्रता लिख सकते हो, हाँ या ना? और नीचे क्या लिख सकते हो, समय लिख सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना, के लिखो, सांद्रता लिखो, देखना यहां से मात्रक निकालने का फार्मूला बना दे रहा हूं। अब समय को ऊपर भेजोगे तो समय के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सांद्रता, और इनटू में समय के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 ऊपर जा करके। अब यहाँ क्या बचा, के बचा, और ये क्या बचा, यहाँ क्या बचा, सांद्रता बचा। अब पावर में क्या बचा, n बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा गहराई से, बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मात्रक में लिख रहा हूँ। सांद्रता को क्या लिखा जा सकता है, मोल बटे लीटर लिख सकते हो, हाँ या ना? समय को क्या लिख सकते हो, सेकेंड लिख सकते हो। इनवर्स में, तो इनवर्स को चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो, बराबर के। सांद्रता को क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर लिख सकते हो, और पावर में n लिख सकते हो। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आपसे एक सवाल करूं, उसका जवाब देना आप, ठीक है? यहां पे अगर ध्यान से देखो, ए वाला पॉइंट जिस पे मैं हाथ रखा हूं, इतने को अगर मैं उधर भेजूं, इतने को मैं उधर भेजूं, या ये कह लूं कि इतने को इधर भेजूं, यहां क्या है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है। इस पूरे को अगर इधर भेजूं तो डिवाइड के नीचे आ जाएगा, मोल लीटर के पावर 1। ये पूरा इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, मोल बटे लीटर। अब पावर में क्या हो जाएगा, n बचा क्या, के, और इनटू में क्या है, 1/2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस मोल पर लीटर के पावर n है, इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर n जो है निगेटिव n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर पावर 1 है, और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर के पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, और इनटू में क्या है, 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी बात को बड़ी गहराई से सुनना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर जो है, यहाँ पावर 1, मोल पर लीटर पावर -n, ये सेम दिखा तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर में क्या हो जाएगा, n1 और -n हो जाएगा, और इनटू में क्या है, 1/2। सेकंड को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और ये हो गया के। अब के के लिए देखो एक सिंपल सा फार्मूला तुम्हें दिखा दिया, दिख रहा है? इसे सीधा लिखोगे, कलर चेंज कर देता हूँ, ये मेन चीज़ है। ये चीज़ें लोग क्या करते हैं, आपको रटा देंगे या फिर डायरेक्ट लिखा देंगे, ठीक है? मैंने पूरा प्रूफ कर दिया कि कहाँ से आया, 1 - n इनटू में सेकेंड इनवर्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में के था, के इधर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? अब ये जो आपको मिला है, इसकी मदद से, ये जो आपको मिला है दोस्त, इसकी मदद से आप क्या करोगे, पता लगा सकते हो कि शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। देखो, जैसे मान लो किसी ने कहा
कि मुझे n इज इक्वल टू 0, यानी बोले तो n इज इक्वल टू 0 का मतलब शून्य कोटि है। तो n इज इक्वल टू 0 पे k का मात्रक अगर को पूछे, k का मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक कोई पूछे तो कैसे निकालोगे? देखो k लिखो, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन की जगह कितना रख दो? 0 रख दो, और इनटू में सेकंड इनवर्स है। अब देखो मात्रक बन गया, 0 को 1 में से 0 घटाओगे 1 ही रहेगा, तो यानी कुल मिला कितना बचा? मोल पर लीटर बचा। पावर में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, सेकंड इनवर्स हो गया। अब इसे थोड़ा सा देखो, के लीटर ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। रटना मत, सीखो कैसे किया गया। ठीक है। अब किसी ने कहा कि मान लो सर जी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर कोई पूछ दे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 लिखने का मतलब हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर कोई पूछ दे तो क्या करोगे? के लिखोगे, इक्वल करोगे, मोल पर लीटर लिखोगे, 1 पहले से ही है, n के जगह पे क्या कर दोगे? 1 कर दोगे, इनटू सेकंड इनवर्स कर दोगे। अब इतना तो आपको पता ही होगा, इतनी छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स तो आती ही होगी आपको, कि आप 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा, मोल पर लीटर हो गया, पावर 0 हो गया, और इनटू सेकंड इनवर्स। और ये तो आपको पता होगा किसी की भी पावर में अगर 0 हो तो पूरा वैल्यू 1 हो जाता है, और ये सेकंड इनवर्स आ गया तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो सेकंड इनवर्स रहेगा। अब बताओ समझ आया या नहीं? अगर समझ आया तो मैं आपको n इज इक्वल टू द्वितीय कोटि का जानना चाहूंगा कि k का मात्रक क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। यहां तक समझ आया? अब आपको वेग स्थिरांक अच्छा समझ आ गया, कैसे आया वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकाला जाता है शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, या किसी भी तरह का n का वैल्यू दे दे पुटअप करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब हम इतना सीखने के बाद हम क्या क्या सीख गए? फिर उसके बाद दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने सीखा अभिक्रिया की कोटि। क्या सीखा? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि मैंने सीख लिया कि ये जो घात होता है सांद्रता का उसके योगफल के बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि, लेकिन ये जो घात होता है पावर, ये प्रायोगिक मान वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, पूर्णांक भी, पूर्णांक का मतलब होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? निगेटिव नहीं हो सकता। अब आपसे पूछ सकता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए। ये 2027 के किसी न किसी सेट में देखने को पक्का मिलेगा, ये मेरा वादा है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में संबंध या फिर अंतर बताइए। तो बहुत सिंपल है, तो मेन चीजें तो ऐसे नॉर्मल आपको पता चल जा रहा है, ध्यान से समझिए। यहां पे क्या होता है, कहां गया, यहां पे देखिए, तीसरे वाले को पहले देखिए कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कंप्लीट यानी पूर्ण संख्या में कुछ भी हो सकता है, बटे में आ सकता है। यानी इसका मान क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2, कुछ भी हो सकता है, बस निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। समझ है मेरी बातें? और इधर देखा जाए तो इसका केवल धनात्मक मान हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। भिन्न में अगर तुम सोचो कि भिन्न में कोई वैल्यू हो जाए, फ्रैक्शनल कोई वैल्यू हो जाए, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो जाए, बटे में कोई वैल्यू हो जाए, इस तरह से तो नहीं होगा। ठीक, पहला अंतर समझ आया, क्लियर हुआ? अब दूसरे अंतर को पढ़ता हूं कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है अभिकारकों की परिस्थिति जैसे ताप, उत्प्रेरक आदि बदलने पे बदल सकती है। यानी अभिकारक में चेंजेस करोगे, उसकी सांद्रता, टेम्परेचर, जो अगर उसकी कुल मिलाकर उसकी परिस्थिति बदलोगे तो कोटि बदल सकती है। लेकिन आणविकता में क्या होता है, परिस्थिति बदलने पे आणविकता नहीं बदलती है। देख लो यहाँ पे लिखा ना, आणविकता अभिकारों की परिस्थिति बदलने पर जैसे का तैसा रहता है, नहीं बदलता है। 2 अंतर समझ आया? तीसरा देखो, कोटि जो होता है वो प्रायोगिक मान पर निर्धारित की जाती है। कोटि निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए होता है, लेकिन आणविकता निकालने के लिए हम प्रायोगिक मान की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रायोगिक मान यूज कर भी सकते हो, नहीं भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वैल्यू यूज करके ले लिया जाता है। चौथा अंतर देखोगे तो कोटि किसी अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योगफल के बराबर होता है। और यहां पे क्या कह रहा है कि आणविकता अभिक्रिया
में सम्मिलित अभिकारक के अणुओं की वास्तविक संख्या के ऊपर बराबर होता है। जैसे यहां पे अगर मैं लिख दूं 2a प्लस बी बराबर सी, तो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इन 2 और 1 को जोड़ दो 3 हो गया। तो आणविकता कितनी हो गई? 3 हो गई। आणविकता कितनी हो गई? 3। ये सीधे वास्तविक संख्या के मान पे बराबर मतलब कि निर्भर करता है, ये प्रायोगिक मान पे निर्भर नहीं करता है। यहां तक समझ आया? क्लियर हुआ? अब अगर ईमानदारी से कहूं तो यहां तक जितना सीखे एक तरह से देखा जाए तो बेसिक ही था। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े टॉपिक आपने सीख लिया। असली खेल तो अब शुरू होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रूफ करना, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रूफ करना, फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो k इजिकल टू एक्स बाई टी होता है। इसे हमें प्रूफ करना है, या फिर इसे तुम t इजिकल टू एक्स बाई के भी लिख सकते हो। तो कैसे प्रूफ होगा ध्यान से देखना। जब मैं बेसिक समझा रहा था तो मैंने बोला था ना कि उस बेसिक का इस्तेमाल हम लोग शून्य कोटि और प्रथम कोटि में भी करेंगे। अब देखो तुम्हें ये बहुत बच्चों जैसा इजी लगेगा, खुद देखना आप कैसे दिखा रहा हूं मैं। शून्य कोटि, और याद रखना ये बड़ा ही पॉपुलर है, ये सब 2027 में आने वाले क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और प्रथम कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये नहीं आया तो इसमें न्यूमेरिकल आया। समझ रहे हो ना? फिक्स है कि आना ही आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। जब भी प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो पहला आप निशाना क्या मारोगे जब इसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले एक तरफ लिख देना अभिकारक और दूसरी तरफ लिख देना उत्पाद। ठीक है, आप ए की जगह चाहो तो आर भी लिख सकते हो, कोई डरने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं जो कहूं उसे सुनना ध्यान से। अगर मैं प्रारंभ की बात करूं, अगर मैं प्रारंभ की बात करूं तो प्रारंभ में क्या होगा? समय जाहिर सी बात है 0 होगा। समय क्या होगा? 0 होगा। तुम्हारा प्रारंभ में समय क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। प्रारंभ में समय क्या हो गया? 0 हो गया। और उस समय बना होगा क्या? कुछ नहीं बना होगा। तो यहां अगर 0 बना है तो यहां क्या होगा? ये 100%। 100% का मतलब ए नोड लगा दो। समझ रहे हो? अब मान लो टी समय बाद मान लेते हैं जो उत्पाद है वो x बन गया है। कितना बन गया? x बन गया है। तो यहां 100% में से कितना निकलेगा? जितना वहां बने हैं, जितना यहां बनेगा उतना ही यहां निकलेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अब इसे चाहो तो एक नाम दे सकते हो, AT दे सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है, देना चाहो दे लो, बाद में हटा के इसको रख सकते हो उतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो तीसरे लाइन में क्या लिखोगे? यहां इसको जो मैंने लिखा है ये सेम चीज प्रथम कोटि में भी लिखोगे। यानी 50% हिस्सा शून्य कोटि और प्रथम कोटि का सेम होता है। यानी एक सीखोगे तो दूसरा अपने आप सीख जाओगे। बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, अब इसके बाद तुम क्या लिखोगे? ध्यान से समझना। इसके बाद लिखोगे वेग बराबर के, और यहां किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता लिख रहे हैं यहां, तो ए लिख देंगे और यहां क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। वेग को क्या लिख सकते हो? dA बटा dt लिख सकते हो, और यहां माइनस लगेगा क्योंकि अभिकारक की बात हो रही है। ठीक है, यहां लिखोगे k, यहां लिखोगे a। अब बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए तुम व्यंजक प्राप्त करना चाहते हो? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो n के जगह पे क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखना ना, एकदम मजेदार तरीके से कर लोगे। अब बताओ यहां तक क्लियर है? के क्लियर है? अब बता ही चुका, किसी के भी पावर में 0 रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो माइनस DA बटा dt बराबर कितना बचा? के बचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस dt को उधर भेज देते हैं। dt को हम क्या करते हैं? माइनस DA ऐसा ही रहने देते हैं। dt नीचे है तो ऊपर के साथ क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब यहां तक तुम पहुंच जाओगे तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देना। क्या कर देना? दोनों पक्षों का समाकलन कर लोगे तो कुल परिवर्तन पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो माइनस कॉमन ले लो, बचा क्या? DA। के कॉमन हो जाएगा, बचा क्या? dt। अब इस समय के रिस्पेक्ट में चल रहा है और इस सांद्रता के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, अब एक सवाल करता हूं, जब समय 0 था तो क्या सांद्रता में, जब समय 0 था तो प्रारंभिक सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ था? नहीं ना, जैसे का तैसा था ना। ए नोड ही बचा था ना, ए नोड ही था ना। 0 समय पे सांद्रता कितना था? ए वाले का ए नोड। यानी जब टाइम, कुल मिला के जब टाइम 0 था तो सांद्रता क्या हो जाएगा? ए नोड, यानी कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जब समय t हो गया था
तो सांद्रता परिवर्तित होकर इतनी हो गई थी, और इतने को शॉर्ट फॉर्म में अभी हम फिलहाल AT लिख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ टाइम t रहा होगा तो सांद्रता कितनी हो गई थी बदल के AT का मतलब समझ रहे हो ना, A नोड माइनस एक्स, बाद में लिख लेंगे हम। अब यहां तक जब हो जाएगा तो समाकलन आपको पता ही है, dA का समाकलन क्या होता है, A होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूल जाए तो याद रखना, dx का अगर समाकलन करोगे तो x आएगा, dt का करोगे तो t आएगा, dv का करोगे तो v आएगा। ये सब ध्यान रखना, बेसिक चीजें। तो dA का समाकलन A हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट हो गया A नोड, ऊपर में AT और बाहर में माइनस, बराबर K हो गया। dt का समाकलन t होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 से t आ जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर भैया यहाँ तक क्लियर हो गया तो जरा सोचिए आप कि अब क्या करेंगे। लिमिट रखेंगे, a की जगह पे एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, यानी a की जगह पे a को हटा करके AT रखेंगे, फिर फार्मूले का माइनस लगाएंगे और इस a को हटा के a की जगह पे A नोड रख देंगे, तो A नोड हो जाएगा बराबर K। इस t की जगह पे t रखेंगे तो t ही रहेगा माइनस, अब t की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया लिमिट रखने का तरीका। अब एक माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये जो वैल्यू प्लस में दिख रहा है ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को पीछे करके लिख देते हैं। ओके, बराबर के t बचा, 0 का कोई मतलब है नहीं। अब A नोड जैसा वैसे ही रहने दो, AT को चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में A नोड माइनस एक्स लिख सकते हो। कैसे दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो, A नोड माइनस एक्स लिख सकते हो कि नहीं, AT बराबर बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा KT। अब इस तरफ मैं हल कर देता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, क्या है हमारे पास, A नोड माइनस, अब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, A नोड, और A माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर क्या बचा, K इंटू टी बचा। A नोड माइनस में A नोड प्लस में कट गया, बचा क्या, x इज इक्वल टू KT। अब t इंटू में इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे x बटे t हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा K। यही हमें प्रूफ करना है, यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। अब बताओ, बहुत भारी है, बहुत भारी भरकम है या नॉर्मल है? ठीक है, तो हम कौन सा हेडिंग लग रहा है, हट गया, क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, यही हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब जैसे आपने इसे किया है, सेम मेरी बात मानो भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी यही सेम है, लगभग लगभग सेम है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ चलने से पहले एक मैं बेसिक नोटिस पॉइंट बता देता हूं, आप ध्यान रखना इसको, यहां पे नोट करके मैं, ठीक ना, लिख देता हूं कि याद रखना, कभी भी अगर इंटीग्रेशन में यानी समाकलन में 1/x दिख रहा है तो तुम इसे log x लिख सकते हो बेस 10 के साथ। ठीक है, 1/x दिख रहा है तो, और अगर कहोगे कि log अगर ना लिखो तो या इसे ln x लिख सकते हो। ln का मतलब log होता है, क्या होता है, ln का मतलब log होता है। ठीक है, अब एक और मजे की चीज देखो, कहोगे सर केवल x के साथ कुछ भी हो, भाई कुछ भी का मतलब कुछ भी लो ना, अगर बटे में a हो तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, log a लिखो बेस 10 के साथ, या ln a लिख लो। समझे? अब log और ln में क्या फर्क है, तो ध्यान से समझो, जो ln होता है वहां बेस 10 नहीं होता है। अगर तुम इसे बेस 10 में लिखना चाहोगे, इसे ln को अगर log में बदलना है, log बेस 10 में, तो तुम्हें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। अब ऐसा क्यों बोला मैं, ये काम देगा आगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब अगला हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो क्या है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक अब कैसे प्राप्त होगा, देखिए मैंने बोला ना कि मैक्सिमम हिस्सा आप सेम रखोगे। जैसे उसमें क्या लिया था, इधर ए लिया था, फिर लाइन खींच के इधर क्या लिया था, उत्पाद, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, जब
प्रारंभ की बात कर रहा हूं कि जब समय क्या था, जीरो था, तो यहां पे क्या था, जीरो, और यहां पे पूरी सांद्रता थी, हाँ या ना, ए नोट प्रारंभ में। और जब समय कितना हो गया, टी, यानी टी समय बाद एक्स हो गई थी, तो यहां क्या हो गया था, ए नोट माइनस एक्स, और इसको हमने क्या माना था, ए टी। बताओ ईमानदारी से सेम जा रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, याद है आपको, वेग लिया था। अब वेग बराबर क्या लिखा था, के ए नोट, हाँ या ना में जवाब चाहिए, लिखा था कि नहीं। और इस वेग को हटा के डी ए बटा डी टी माइनस में लिखा था, क्यों, वेग को हटा के हम लिख सकते ना, ठीक ना। और यहाँ ए, अब उस बार शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ यन है। उस समय शून्य कोटि की अभिक्रिया थी तो यन को हटा के शून्य लिखा था। इस बार प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यन बराबर क्या होगा, वन आएगा, आएगा कि नहीं। और किसी की पावर वन होता है तो ये वैल्यू खत्म नहीं होता है, जैसा वैसे ही रहेगा। यानी इसे हम चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, डी ए बटा डी टी बराबर के इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए इंटू में इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, हाँ या ना। और के बचा केवल, और जो नीचे में डी टी था उधर चला गया तो इंटू में चला गया डी टी। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तब इसका समाकलन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, समाकलन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई ए इंटू डी ए लिख सकते हैं इसे, मतलब यही है, डी ए का वन से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, बराबर के कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी। बाकी वही चीज सेम, जब समय जीरो था तो सांद्रता कंप्लीट था, जब समय टी हुआ तो सांद्रता बदल के ए टी हो गया, जिसे ए टी को चाहो तो तुम ए नोट माइनस एक्स लिख सकते हो। अब इसका अवकलन करोगे, इसका सॉरी समाकलन करोगे तो वन बाई ए को क्या लिख सकते हो, एल एन ए लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। लिमिट कितना है, ए नोट से ए टी बराबर के, और यहाँ क्या करोगे, टी लिख सकते हो, और लिमिट कितना है, जीरो से टी। सेम जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, एल एन। अब ए की जगह पे अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए टी, फिर माइनस, फिर एल एन, और ए की जगह क्या रखोगे, इस बार ए नोट रखोगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। के टी की जगह टी रखोगे, फिर माइनस लगा के टी की जगह एक बार जीरो रखोगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक रत्ती भर प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर यहाँ तक मेरे भैया प्रॉब्लम नहीं है तब आगे क्या करने वाला हूँ, माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिखूंगा, एल एन ए नोट, और ये जो माइनस है इसको पीछे कर देता हूँ, एल एन ए टी। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इंटू टी। मैंने बोला ना कि रटाने वाला काम इस चैनल पे नहीं होगा, हर एक चीज फील करोगे, सीख के जाओगे, ठीक ना। और डेरिवेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना तो न्यूमेरिकल उंगली पे नाचता है भाई, समझ रहे हो ना आप लोग। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे मैं बोल रहा हूँ एकदम क्लियर कट समझना कि ये जो माइनस में है, कभी भी लॉग अगर माइनस में हो तो उसे बटे में लिखा जा सकता है, एक तरह से लॉग का ही तो रूप है ना, तो इसे बटे में लिख सकते हो ऐसे, एल एन बटे करके ए नोट, अब बटे के नीचे क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब बराबर क्या बचा, के टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, बिकॉज यहाँ पे आप दिखा सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि हम एल एन को हटा के लॉग बेस 10 में अगर लिखना चाहे तो 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब इसी का फायदा उठाते हुए एल एन को हटा के हम क्या लिखने वाले हैं, 2.303 लॉग बेस 10। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ए नोड, और नीचे में क्या है, ए टी, इधर क्या है आपका, के इंटू टी, है कि नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए, 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ क्या है, ए नोड। अब इस पूरे को हटा के ए टी को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ए नोड माइनस एक्स लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि इसी की जगह पे तो ए टी लिखे है ना, दिखा दो, ये देखो, ठीक है। अब बराबर में क्या है, के इंटू टी है। अगर मैं टी यहां से हटा दो इंटू वाले हिस्से से, इस टी को अगर यहां से हटा दिया जाए तो इंटू वाला हिस्सा इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, कहां जाएगा, बटे में आ जाएगा टी। तो कुल मिला के का फार्मूला मिल गया, मिला कि नहीं आपको, ध्यान से देखिए, कुल मिला करके के का फार्मूला मिल गया प्रथम कोटि के लिए, वेग स्थिरांक का 2.303 बाई टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, और यहाँ क्या हो गया, ए नोड बटा ए नोड माइनस एक्स। बताइए यहां तक क्लियर हुआ, ये दोनों क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात है। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अब देखो, शून्य कोटि भी प्रूव कर दिया, प्रथम कोटि भी प्रूव कर दिया। हाँ एक चीज और बताता हूं, या
कई बार बुक में आप यहाँ पे ऐसे दिखते हो लिखे हुए 2.303 बाई टी लॉग बेस 10। यहाँ ए नोट के जगह ए लिखा हुआ मिल जाता है और इसके जगह पे ए माइनस एक्स, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब कंप्लीट सांद्रता और एक्स का मतलब जो परिवर्तित हुआ है समय के साथ, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो इसका अर्धायुकाल निकाल देते हैं। अर्धायुकाल क्या होता है, देखो समझो, अर्धायुकाल का मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में समय कितना लगा, उसे अर्धायुकाल कहते हैं। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया हमने निकाला, ये फार्मूला है शून्य कोटि अभिक्रिया का, इसका अगर अर्धायुकाल निकालना हो, अर्ध आयु काल अगर निकालना हो शून्य कोटि का, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। के इक्वल टू कितना है आपका, एक्स बाई टी है, तो टी को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, एक्स बाई के हो जाएगा। अब अर्धायुकाल का मतलब होता है टी हाफ। टी हाफ का मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो बस यहाँ हाफ लगा है तो नीचे में भी हाफ लगा दो। समझ आई मेरी बातें, हो गया कंप्लीट, ये फार्मूला है। समझ आई मेरी बातें। अब प्रथम कोटि में अर्धायुकाल अगर निकालना चाहोगे, पहले तो डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक ना, एक बार जरूर, ऊपर वाला तो लिख ही लोगे, मेन कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो क्या कहते हैं मेरे प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे फ्री टॉपर नोट्स में ये सारी चीजें नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा नोट्स मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका अर्धायुकाल अगर निकालना हो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अगर निकालना, अर्ध आयु काल को देखो टी हाफ भी लिख सकते हो, टी लिख के 1/2, या टी 50% भी लिख सकते हो। मतलब वही होता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में समय कितना लगा, ठीक है। तो जो आपका ये होता है ना रेट कांस्टेंट, के इक्वल टू क्या होता है आपका 2.303 अपॉन टी, और यहाँ क्या होता है लॉग बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स, यही होता है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या होता है इसमें, आप ध्यान से सुनना। अगर अर्धायुकाल निकालना हो तो के लिखो, 2.303 लिखो, टी की जगह क्या करोगे, हाफ करोगे। जैसे ही हाफ करोगे तो सांद्रता भी 50% हो जाएगी। 50% का मतलब समझते हो ना, अगर यहाँ पे ए है तो ए का 50% क्या होगा, अगर ए है, ए को 100% बोल रहे हो, तो ए का 50% क्या होगा, a/2 होगा, आधा। आधा का मतलब यही होगा ना, ए में 1/2 कर दो, तो नीचे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हो। 50% का मतलब a/2 लिख सकते हो। तो 2.303 लॉग बेस 10 टी हाफ लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 2a/a आ जाएगा, और a से कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303 टी हाफ इंटू लॉग बेस 10 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप याद रखो लॉग बेस 10 2 का कुछ वैल्यू होता है, लॉग बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.3010 होता है, 0.3010 होगा, ठीक है। अब इस पूरे को हटा के इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 0.3010 और डिवाइड में टी हाफ। अब जैसे ही गुणा करोगे तो इसका एक वैल्यू आएगा, तो इसका आ जाएगा 0.693 बटे टी हाफ। ये आ गया अर्धायुकाल, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हम लोगों ने यहां तक एकदम अच्छे से चीजों को एकदम एक्सप्लेन करके, चीजों को डिटेल में एकदम अच्छे से डिकोड करके चीजों को समझाया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली टॉपिक आ रही है सक्रिय ऊर्जा। जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे फिर इसके बाद आ जाएगा प्रथम कोटि और शून्य कोटि और सक्रिय ऊर्जा पे 3 टाइप का न्यूमेरिकल बचेगा हम लोग का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग का इस चैप्टर का एकदम आखिरी टॉपिक है दोस्तों, वो है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा होता क्या, पहले मैं यहाँ भाषणबाजी पढ़ूं उससे पहले मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट सिखा सको। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो तुम यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ए नाम का पदार्थ डाले हो और बी नाम का पदार्थ डाले हो, ए और बी नाम का इस तरह से पदार्थ डाले हो, और जो कि आपस में मिलके सी बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, सी। तो ये सी तभी बनेगा जब आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो कुछ नया उत्पाद बनाएंगे, टकराने के बाद बॉन्डिंग करेंगे, या आयनिक बॉन्ड बनाए, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, चाहे कुछ भी, यानी कुछ नया बनाने के लिए इन्हें टकराना जरूरी है। और टकराने के लिए क्या होगा, एक दूसरे के पास जाकर के टकराने के लिए क्या चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और उसी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चा, सक्रियण यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऊर्जा, जिसे हम लोग ई ए से इंडिकेट करते हैं, कहा जाता है।
समझ आई मेरी बात है? इसे क्या कहा जाता है? सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। अब जरा सोच के देखो मेरे भाई कि जो सक्रिय ऊर्जा होता है यानी ई एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो होता है भैया, ये अगर नहीं होगा तो अभिकारक उत्पाद में बदल ही नहीं पाएगा। यानी हमें उस ऊर्जा को अभिकारक की उस न्यूनतम ऊर्जा तक पहुंचाना होगा जहां से उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा, यहीं से उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? यहीं से उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा, यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब पढ़ोगे तो एकदम इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सक्रिय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है देखो। अब सक्रिय ऊर्जा को जो फार्मूला होता है log बेस 10 K2 माइनस K1 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R डब्बे में T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पता ही है वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे K1 K2 है तो दो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, T क्या है? टेम्परेचर है। किस तापमान पर? मान लो T1 तापमान पे इसका वेग स्थिरांक कितना था, T2 तापमान पे इसका वेग स्थिरांक कितना था। यानी इस फार्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा किसमें? अब न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। ठीक है, पता ही आपको कि जैसे ही मेरा वन शॉट वीडियो खत्म होता है तो पर्सनली वन शॉट वीडियो आता है केवल और केवल न्यूमेरिकल पे। और आप सोच सकते हो कि पूरे केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है और किसी में न्यूमेरिकल नहीं है तो गारंटी है कि न्यूमेरिकल भर भर के आना है और तगड़े लेवल पे न्यूमेरिकल आना है। तो एक दो न्यूमेरिकल कराने से तो काम होगा नहीं। अब अगर मैं प्रथम कोटि और शून्य कोटि और सक्रिय ऊर्जा पे अगर न्यूमेरिकल कराऊं तो इस वीडियो का लेंथ समझ रहे हो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरी कॉन्सेप्ट वाली चीजें इस वीडियो में हो गई और जगह जगह पे मैंने न्यूमेरिकल टच भी किया। अब बारी आती है कि बड़े लेवल की जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सारी चीजों को जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो प्रिडिक्टेड है, जो 2027 में आने का चांसेस भरपूर है, उस सारे न्यूमेरिकल 2022 से लेकर 2026 तक का छाट करके पूरा लेकर के आऊंगा इस चैप्टर का और तबाही मचाऊंगा दोस्त। समझ रहे हो ना? तो इस वीडियो को देख करके तब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और न्यूमेरिकल मेरा इसके बाद अगला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे बच्चे जो इस चैनल पे अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं वो अगर आप नहीं जानते तो मैंने प्ले स्टोर पे अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। आप सर्च करना बीजा सर 24, वहां पे ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे पूरे के पूरे हर चैप्टर के ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर क्या कहते हैं आपको नोट्स मिल जाएगा, वो भी टॉपर नोट्स। समझ रहे हो? इतना यूनिक कि आप किसी का परचेज करोगे ना, उस परचेज वाले टॉपर नोट्स को एकदम टक्कर दे देगा। समझ रहे हो ना? इतना तगड़ा नोट्स है, तो आप जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना, फ्री है नोट्स, जाके आप ले सकते हो। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।